प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 121 श्री रोडूमल नागर जी, जन्मदिन है आज रोडूमल जी का, बधाई हो। Sir, a statement is placed on the table of the House. माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में अनेक बेघर लोग फुटपाथ, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर दिखाई देते हैं। बेघर लोगों की पहचान और उन्हें आश्रय प्रदान करने की ऐसी कोई योजना है क्या? बेघर के प्रकार और प्रकृति के वर्गीकृत करने का सरकार का कोई तंत्र कोई विकसित किया है क्या? Sir, land and colonization are state subjects, and therefore it is not just primarily but essentially the responsibility of the state government to measure, to provide facilities for homeless people. Sir, we have, as per the 2011 census, जो 2011 का सेंसस है, उसके अनुसार टोटल अर्बन हाउसलेस पॉपुलेशन देश में 9,38,348 थी। ये अर्बन पॉपुलेशन, अगर इसमें आप ग्रामीण जनसंख्या को भी जोड़ लें जो हाउसलेस, तो ज्यादा होगी। अब हम अपनी तरफ से स्टेट्स को कहते हैं कि उसके पीरियोडिक 2-3 साल बाद इनको सर्वे करें, कितनी हाउसलेस पॉपुलेशन है, जो जैसे माननीय ऑनरेबल मेंबर बता रहे थे फुटपाथ्स पे, या हाउसलेस होमलेस की परिभाषा जो है वो ऑलरेडी है। 2001 के सेंसस में ये परिभाषा बताई गई थी। हाउसलेस हाउसहोल्ड्स आर दोज who do not live in buildings or census houses but live in the open on roadside, pavements, in hume pipes, under flyovers and staircases, or in the open in places of worship, mandaps, railway platforms, etc. are treated as households. केंद्रीय सरकार के द्वारा सर हम डे NULM हमारी जो योजना है उसके तहत हम फैसिलिटीज देते हैं, और हमने इसके द्वारा जो SUH गाइडलाइंस है उसके हमने फाइनेंस किए हैं 1788 शेल्टर्स जो फंक्शनल है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी तरफ से 2457 शेल्टर्स उन्होंने भी सैंक्शन किए हैं। टोटल हाउस होमलेस शेल्टर्स की कैपेसिटी 1,25,000 है, पर ऑक्यूपेंसी सिर्फ 50% है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये बेघरों को मुख्य धारा से में शामिल करने के लिए सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम, उनका लाभ पहुंचाने के लिए विभागों के बीच में कुछ समन्वय, कोई एक डेस्क, कोई एक पोर्टल ऐसा विकसित किया गया है क्या, ताकि उनकी आजीविका मुख्य धारा में वो समाज के साथ जुड़ सकें? So there are two aspects to, I think, the question that the honorable member is asking. One is, I think, the facilities which have to be provided within the shelters, and two, from the central government side, we are providing assistance to the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban के जितने भी होमलेस हमारे नागरिक हैं उनको कन्वर्जेंस जो है हमारी स्कीम्स की उसका लाभ मिले। Convergence of various entitlements of social security, food, education, healthcare systems are provided in the shelters. और shelters में क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके भी हमने बड़े डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाए हैं। माननीय मंत्री जी, मेरा आग्रह है कि बेघर लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सभी राज्य सरकारों से एक बार आप बात करें, क्योंकि है तो राज्य सरकार का विषय, क्योंकि जमीन लैंड के मालिक राज्य होते हैं, लेकिन राज्यों से बात करते हुए किस तरीके से इस देश में एक कार्य योजना बने ताकि बेघर लोगों को मकान मिल जाए। सबका उद्देश्य यही है शायद ना। राज्य सरकारों से एक बार मीटिंग करें, आप प्रयास करें, राज्य सरकारों को आग्रह करें। रवनी सिंह। हाथ खड़ा करो। नो। थैंक यू स्पीकर साहब।
सर अज बेशक ये कोई स्कीम होवे चाहे ना, पर स्पीकर साहब आपां लोकां नूं घर देण दी गल कर रहे हैं, पर साडे की होया 4 दिन पहला मंत्री जी इस गल तो जाणू ने 70 साल तो सर पाकिस्तान तो आके जलंधर च लोग बसे ते उत्थे दी सरकार ने 100 घर सर बुलडोजरां लैके उन्हां नूं तोड़ता। आपां घर देण दी गल करदे हां सर, ठंड दे विच जलंधर दे विच ऐसा मैं तानाशाह कदे देखिया नहीं। ते मैनूं लगदा मंत्री जी दिल्ली दे आ पर पंजाबी ने इस गल तो वाकफ होणगे। आप इंटरवीन करके सर जगह बेशक उन्हां दी होवे पर सर उन्हां नूं घर लमाउण लई ਇਹ आप इंटरवीन करन, नहीं बहुत बुरा हाल है ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜੋ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। राज्य का विषय है। नहीं, मैं ये उससे वो कहने से पहले मैं कहूंगा, वो कहते हैं कि मैं हूं दिल्ली से पर दिल से पंजाबी हूं। मैंने दिल से नहीं, बाकी in all respects I'm a Punjabi and a very proud Punjabi. I want to assure the honorable member that I'm not going to take shelter under the argument कि ये state subject है और पंजाब में जो state government है उनको इसकी responsibility लेनी चाहिए. I join the honorable member in the sentiment. I will join that sentiment and I will appeal to everyone concerned that people who are placed in that disadvantageous situation, they should be provided relief. And for them, in the case of Punjab, in any case, there are people outside the country who are willing to come and help, as the honorable member said. So I completely will join him and endorse that sentiment so that in this, not only in weather, in any climatic or in any part of the year when it's cold or not so cold, you have no right to demolish those people. I had taken exception to the use of that term even the other day in the other house when I said there are norms which have to be followed, and at the heart of that is a humanitarian should be a humanitarian streak, that people who are without a shelter, they should be provided shelter rather than their whatever temporary locations are demolished, if that word is used and appropriate in that incident, and then they are sent hundreds of kilometers away. So I join the honorable member in doing that. I join it everywhere, everywhere. There is, well, I am talking to those about those humanitarian situations. If somebody is other illegal, I'm not in a position to provide a guarantee on the behalf of the state of Tamil Nadu. I am not in a position to do that. If some illegal activity is being carried out in a particular state, माननीय मंत्री जी, आप बेटे बेटे लोगों का जवाब क्यों देते हो? वो भी बात सही है सर. प्रताप सारंगी जी. Sir, thank you for allowing me to participate in this question. There are many homeless people. This is in our experience in railway stations, footpaths, roadsides, flyovers. In spite of all these schemes that central government has implemented, they do not have a house to live in, sufficient food to eat, dress to wear, proper access to education or health care. So they live like beasts. Even they do not have any awareness that they are citizens of the country. They have forgotten that they are human beings. Sir, we cannot draw any demarcation line between center and state. Sir, central government should urge upon the state governments, should impress upon the state governments to do their services. No doubt the government under the able leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is doing many things, but I think more aggressive steps is needed to give them food, education and shelter, as Swami Vivekananda puts it, that no amount of politics would be of any avail until the masses of India are once more well-fed, well-educated and well cared for. Sir, they are living in a very dirty condition, and will the government fix up a deadline by which all these problems will be settled? 100% people will be rehabilitated. And in this land of Jagannath, Ramnath, Badrinath, Kedarnath, Vishwanath, nobody should be anath. Sir, I appeal to the government through you to take steps within a specific reasonable time frame. Sir, the honorable member. माननीय मंत्री जी,
Mr. Speaker, sir, the first part of the honorable member's comment on the existence of homeless people as per the definition is correct. But what he is perhaps not aware of is that the guidelines provide very detailed instructions on what needs to be done. And he also does not seem to be aware of the fact that the Honorable Supreme Court is monitoring this process and that states which are not complying have to actually respond. I have a statewise breakup of states and union territories which have sanctioned and functional uh, daycare centers. Food is being provided, shelter is being provided, standard, adequate bathing and toilet facilities, first aid kit, all that is being provided. In fact, the capacity of the shelters is 1.25 lakhs and the occupancy is only 50%. So it is very well for members to express concern, but they should be aware that the Honorable Supreme Court has set up for the state governments. This is a state responsibility to form a committee under a retired secretary level officer who is monitoring each of these. So as I said, I have all the statistics for each state and union territory. I'd be very happy to share that with honorable members if they would like to drop in and have a cup of tea with me. Question number 122, Srimati Chinta Anuradha. Question number 122, sir. माननीय सदस्य बोल दिया सर 122 सर क्वेश्चन नंबर टेबल कर दोबारा कर दें उत्तर सभा पटल पे रखा गया ऑनरेबल मेंबर Thank you, sir. Sir, can the Honorable Minister provide the details of the outcomes achieved through the implementation of RCS Udan in Andhra Pradesh? Does the government propose to review said implementation to identify scope for further expansion and iron out the persistent difficulties? Sir, the Udan Yojana, as we are very well aware, was conceptualized in 2016. And under various rounds of Udan, many operationalized routes have been put in place in Andhra Pradesh. As of today, 28 routes have been operationalized in Andhra Pradesh. Two airports and one waterdrome have been identified for development in Andhra Pradesh. Kudappa as well as Paraskaram water barrage is being worked at a cost of roughly about 20 crores. And we will continue to pursue our development of Udan in every state across the country. Honorable member supplementary. Sir, is the government aware that poor financial health of many smaller regional carriers, which has been hampering the effectiveness of the scheme, especially since the pandemic hit? What specific steps have been taken to aid these smaller carriers and allow them to sustain themselves and compete with big airlines? So as I mentioned in our answer earlier this week on RCS Udan, this is a very important scheme from the point of view. The member has raised a very pertinent question. We have tremendous international to domestic connectivity in our country. We have tremendous connectivity from tier 1 cities to tier 1 or tier 2 cities. But what really needs to be strengthened is last mile connectivity in our country. That last mile connectivity in our country from tier 3 to tier 3 cities is being focused at within Udan. Within Udan, we are generally looking under a new part of the scheme that we have introduced in the last year, a sub-scheme called the small aircraft scheme, where we look at only sub-20-seater aircraft to provide last mile connectivity, both in terms of turboprop, jet, as well as helicopters. And I'm pleased to report to the House through you, sir, that in the last round of Udan 4.2, 132 routes have been awarded, of which the major sector, 16 are helicopter routes and almost 50 are seaplane routes. So our government is concentrating on last mile connectivity to make sure that the democratization of civil aviation does truly take place in the country.
श्री बी चंद्रशेखर। संतोष जी है सर। पहले लिस्टेड नाम जो क्वेश्चन में बी चंद्रशेखर जी का, बी चंद्रशेखर नो। संतोष सिंह चौधरी। धन्यवाद सर। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र आदमपुर एयरपोर्ट से कोविड के दौरान जो फ्लाइट्स हैं वो बंद हो गई थी। स्पाइस जेट की फ्लाइटें चलती थी दिल्ली आदमपुर, दिल्ली आदमपुर, जयपुर, बॉम्बे। तो 1.5 साल हो गया वो बंद हो गई हैं। और ये दुआबे का बहुत इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है और इसका नया टर्मिनल भी बन गया, ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये कब शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को बहुत भारी इनकन्वीनियंस हो रही है। दुआबा जो जलंधर है ये इंडस्ट्री सेंटर है, ये बहुत लोग वहाँ से NRI हैं, तो डेली यहाँ दिल्ली बॉम्बे आते हैं। तो काइंडली ये बताइए कि कब ये आप शुरू करेंगे। सर, नागर विमानन क्षेत्र एक डीरेगुलेटेड सेक्टर हो चुका है। इस डीरेगुलेटेड वातावरण में भी हमारी कोशिश है कि देश के कोने कोने तक नागर विमानन क्षेत्र से हम लोग कनेक्टिविटी दे पाएं। इसलिए उड़ान योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उसकी पूर्ति करने के लिए। पिछले 6 वर्षों में 453 रूट्स हम लोग ने संचालित किए हैं। 70 एयरपोर्ट जो नागर विमानन के नक्शे से मिटाए गए थे देश में, उन्हें हम लोग ने दोबारा स्थापित किया है। और जहां तक सांसद महोदय ने आदमपुर की बात की, हमारी प्राथमिकता भी है, पर वहां 3 रूट्स चलती थी, आदमपुर दिल्ली और आदमपुर जयपुर। ये दोनों को भी हम लोग ने उड़ान योजना के अंतर्गत चलाया था, लेकिन 3 साल की अवधि होती है वायबिलिटी गैप फंडिंग देने की, वो अवधि समाप्त हो गई है। अगले राउंड ऑफ बिडिंग में हम लोग एयरलाइन से भी हम लोग बात करेंगे और उनकी रुचि होगी तो इसको हम लोग ले जाने की कोशिश करेंगे। ऑनरेबल मेंबर कीर्ति वर्धन सिंह। So, under the able leadership of our Honorable Prime Minister, all sectors of the country are taking remarkable strides on the path of progress, and the aviation sector is no exception. So, it has been long bogged down by archaic rules and was neglected. But in acknowledgement of the rapidly rising middle class, a slew of reforms are taking the sector to new heights in terms of connectivity, infrastructure modernization, and fleet enhancement. So also the new policy on the annual regarding aerosports activities, this will further infuse the sector with new energy and the spirit of adventure. So in keeping with this growing demand for air travel and the increasing aerosports activities in our country, I would like to know through you from the Honorable Minister, sir, that is the government considering further streamlining the process of granting permits for the operation of small commercial aircraft and other ultralight machines such as ultralight aircraft from privately owned airfields, as is in the case of helicopter operations today? Thank you, sir. Sir, this question is on RCS and on Andhra Pradesh in particular, but let me respond to the honorable member. He has raised a very valid new area of demand and growth for the country. Aerosports has a tremendous future and a tremendous potential in our country. In the West, where aerosports is extremely prevalent, in the winter season, we can bring all of those aerosports to India because of the weather pattern as well in India. We have set up a aerosports organization, which will be then decentralized into different state units. And we have mandated in terms of permissions and in terms of approvals, each of those state units along with the central unit will certainly look at an easing of process so we can proliferate this across the length and breadth of our country. श्री हसनैन मसूदी जी। बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब, इस साल जो सरकारी एदाद शुमार है उनके मुताबिक कोई 80 लाख के करीब टूरिस्ट विजिट किए श्रीनगर, और ये सारा जो ट्रैफिक है ये श्रीनगर एयरपोर्ट ये हैंडल करता है। और बस की बात नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं है, 110 फ्लाइट्स आती हैं दिन में। तो मैं गुजारिश करूंगा क्या ये कंसिडर किया जाए कि अवंतीपुरा की जो एयर स्ट्रिप है जो ऑपरेशनल है और इसमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा, उसको ऑपरेशनल बनाया जाए या डिजिग्नेट किया जाए टर्मिनल 3,
ताकि साउथ कश्मीर का अमरनाथ यात्रा और पहलगाम के एरिया जो है वो कवर हो जाए और श्रीनगर के एयरपोर्ट पर बोझ कम हो जाए। मंत्री जी, कश्मीर में माहौल अच्छा हो गया, इतनी फ्लाइट जाती है। सर, हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता है और जो वातावरण हमने जम्मू एंड कश्मीर में निर्मित किया है, उसके आधार पर केवल आर्थिक प्रगति और विकास नहीं, राष्ट्र स्तर पर पर्यटन जम्मू कश्मीर में एक नया ऐतिहासिक मोड़ पर आया है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन भी आज जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित हो चुका है। तो सालों सालों और दशकों बाद एक अमन चैन का माहौल और एक आर्थिक विकास और प्रगति का माहौल आज जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और गृह मंत्री के नेतृत्व में आज स्थापित हो चुका है। और इसका स्वयं वर्णन हमारे सांसद महोदय ने अपने एक प्रश्न में किया। मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर्यटकों का श्रीनगर में आयोजित हो चुका है। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और नागर विमानन मंत्रालय की प्रतिबद्धता है कि श्रीनगर की एयरपोर्ट की विकास और प्रगति भी हम लोग निर्मित करने वाले हैं। 1000 करोड़ रुपए का जो वर्तमान का टर्मिनल बिल्डिंग है, उसका एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं ताकि आधुनिकता के साथ एक पूर्ण रूप से हमारे सारे पर्यटक और जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए भी सुविधा और सुगम सुविधा हम लोग पूर्ण रूप से दे पाएं। जहां तक प्रश्न अवंतीपुरा का है, मैं बताना चाहता हूं कि ये एक सैटेलाइट एयरपोर्ट है और हम लोग J&K के यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा पाएं। पर श्रीनगर के लिए केवल नहीं, लेकिन जम्मू में भी एक्सपेंशन प्लान करीब 800 करोड़ का है। दोनों शहरों में एक आधुनिक, विकसित और बड़े हवाई अड्डे का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। कीर्ति चिदम्बरम जी। Sir, has the ministry considered giving an approval for an airport in Chettinad, Shivaganga, Tamil Nadu, which has an unused airstrip? So as far as Karti ji's question is concerned, we are very clear. We have identified a number of airstrips, unused airstrips across the country. All of these airstrips are a part of the Udan Yojana. If he will come and meet with me, I will certainly discuss that with him. But indeed, if that particular airstrip is not a part of this current list, the state government has to put in a request to us, and we will certainly include it. And then we will take it forward depending on the state government's Question number 1, 2, 3, Shri Kishan Kapoor. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 1, 2, 3। अध्यक्ष महोदय, जवाब पटेल पर। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर सभा पटल पर रखा है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 365 का प्रावधान का विवरण भी दिया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 अनुच्छेद 226 का भी यहाँ हवाला दिया गया है जी। इसके बावजूद भी मामले बहुत अधिक है जी सभी राज्यों में, उसका मैं दूसरे सप्लीमेंट्री में कहूँगा। पर जहाँ भूमि अधिग्रहण, वन भूमि सहित अन्य भू राजस्व आदि मामलों के कारण संभव नहीं हो पाता, क्या मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग के उस विशेष हिस्से का पुनः सर्वेक्षण करने पर विचार करता है ताकि राजमार्ग कार्य अविलंब प्रारंभ हो सके और डीपीआर में संशोधन के बाद जो भूमि पूर्व में अधिग्रहित की जाती है क्या उसे वापस मालिकों को लौटा दिया जाता है? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्मान्य सदस्य कह रहे ये समस्या है। अभी हमारे देश में काला ने निर्णय करने के बाद 1,74,327 केसेस पेंडिंग है और स्वाभाविक रूप से उस केसेस में निर्णय होने के बाद हाईकोर्ट में जाती है, फिर कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अगर हम हाईकोर्ट के लेवल पर या उसके काला आर्बिट्रेशन के निर्णय पर मान्य करते हैं तो इंक्वायरी करने वाले पूछते अधिकारियों को कि आपने अपील क्यों नहीं किया, उसके इंटेंशन को चैलेंज करते हैं। उस डर के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाता और इसके कारण लोगों को भी तकलीफ होती है और काम भी सफर होता है। वैसे जो काला होता है हमारे देश में, लैंड एक्विजिशन जो होता है वो राज्य सरकार का और भारत सरकार दोनों का अधिकार है, क्योंकि ये कॉन्करेंट कानून बनाने का अधिकार हमारा है
और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, और हमारा भी 1956 का एनएच का एक्ट है। पर ये सब बातों को देखते हुए काला ने निर्णय करने के बाद ये जो आर्बिट्रेशन में केसेस जाती है इसकी संख्या कम हो और ट्रांसपेरेंसी से कम समय में इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयरली निर्णय हो, इसका हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीच में हमने एक विशेष रूप की योजना की थी, भूमि राशि पोर्टल खोला था, उसमें हमने काफी बड़े प्रमाण पर 11,808 नोटिफिकेशन निकाले और कुछ राहत मिली है। फिर भी अभी समस्या बहुत बड़ी है और इसलिए लॉ मिनिस्ट्री के साथ बैठकर सब लोगों से चर्चा करके हम इसके ऊपर आर्बिट्रेशन में काला के निर्णय के बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर, टाइम बाउंड ऐसी कोई निर्णय प्रक्रिया हो सकती है क्या, जिसके कारण ये कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है और जिनके जमीन जाती है उनको जमीन के पैसे भी नहीं मिलते। दूसरी और एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस कानून में एक बात ऐसी भी रह गई है कि हम जहां जमीन एक बार नोटिफिकेशन निकालते हैं और बाद में हमारी अलाइनमेंट बदल जाती है तो हम उनको जमीन भी वापस नहीं कर सकते और हम पैसा भी नहीं देते। तो ऐसी कानून में उसकी प्रोविजन नहीं है। तमिलनाडु के एक एमपी है, उनकी समस्या हम उसको सुलझा नहीं पा रहे। तो इसलिए इन सब बातों को विचार करते हुए इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करप्शन फ्री, टाइम बाउंड और सिस्टम को कैसा करें इसको हम सोच रहे हैं। लॉ मिनिस्ट्री भी सोचेंगे, राज्य सरकार का भी ओपिनियन लेंगे और आप लोग भी कुछ सुझाव देंगे तो उसका विचार करेंगे, पर इसमें सुधारने की आवश्यकता है, इस बात को मैं मान्य करता हूं और 1 महीने के अंदर इसके बारे में हम जरूर निर्णय करेंगे, क्योंकि ये केसेज जो है 1,74,327 और सम्मान्य सदस्य जिस राज्य से है हिमाचल प्रदेश, वहाँ 6,518 केसेस पेंडिंग है। अब मुझे बताइए 4 लोकसभा का ये छोटा से राज्य में 6,518 और हमारे कभी कभी हजार 2,000 करोड़ राज्य सरकार में एक साल डिपॉजिट पड़े रहते पैसे, वो काला ब्याज लेता है और बैंक वाले मेरे पास आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पैसे हमारे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए बोलो। तो ये पैसे हमारे पास है, पैसे देने के लिए हम तैयार है, वो लेने के लिए तैयार है, तो सिस्टम ऐसी बनी है कि इसमें हम कर नहीं पाते। तो कानूनी थोड़ा उसमें और सुधार करके निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। Honourable member supplementary. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये जो मामले हैं, जैसे सबसे ज्यादा मामले तो आपके गृह राज्य से हैं 37,327 जी, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है। वो तो लिस्ट पढ़ ली सबने, आप तो प्रश्न पूछो। और पंजाब और हरियाणा भी है तीसरे नंबर पर। ये जो मामले हैं ये कब से लंबित हैं जी? और अभी मंत्री महोदय जी ने कहा कि इनका निपटारा हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, पर इसके लिए कितना समय लगेगा? क्योंकि हमारे वहाँ एक कहावत है, भू राजस्व के जो मामले होते हैं अगर दादा केस कर दे तो पोता भी लड़ता रहता है जी। एक कब तक इनका निपटारण होगा जी? मैं सम्माननीय स्पीकर महोदय एक बात स्पष्ट कर दूंगा, इससे वैसे डायरेक्ट हमारा कोई संबंध नहीं है। मामले जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो काला है, वो निर्णय करता है, फिर उसके निर्णय के ऊपर अपील होता है कमिश्नर लेवल पर। कमिश्नर जो होता है आपके स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा भी है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का कमिश्नर अपनी पावर डिप्यूटी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को देता है। फिर मेरे पास इतनी तकरारें आई है कि वकील जो काम करने वाले क्वेश्चन में वो और ये वहां मिलकर ऐसा निर्णय देते हैं कि अब मेरे पास ऐसी केसेस है, आखिर ये जनता का पैसा है। ऐसे ऐसे निर्णय आते हैं कि जहां 1 करोड़ देना है वहां 10 करोड़ अवार्ड हो जाता है। फिर उधर से लोग तकरार करते हैं कि आप ज्यादा पैसे दे रहे हो। तो ये पूरा मामला जो होता है ये सिस्टम राज्य सरकार के अधीन है। मैं आप पूछ रहे इसलिए मैंने डिटेल में बताया, मैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालना नहीं चाहता या उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये उनका अधिकार है। मैं इतना ही कहता हूं कि आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू चेंज द प्रोसीजर ट्रांसपेरेंटली, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्वालिटेटिव एंड करप्शन फ्री। और ये सर प्रॉब्लम ऐसा है कि आई हैव टू कम टू यू, आई हैव टू चेंज द लॉ after passing the bill, and before that the stakeholders are state government. State government act is there. I cannot take decision as I like it.
I need to take the advice from the judiciary, from the High Court, from the district collector, from the state administration, and after that I need to make that law. And that is to be a complicated procedure. It is already in the concurrent list. The state list where state is supposed to make the law, the central list, the central government is supposed to make the law, and the concurrent list, both are the stakeholders, and this is in concurrent list. And that is the problem that we need to concern with all the stakeholders and find out the option on it. We are in the process. I will try my level best that to make it as early as possible to make it this law for the country. माननीय सदस्य श्रीमती बंगा गीता विश्वनाथन. Thank you so much, sir. To Chairman, sir. Sir, I convey my thanks on behalf of Kakinada parliamentary people to Honorable Minister for sanction of 516F new NH to Kakinada, sir. Thank you so much, sir. And I would like to know from the Honorable Minister, according to answer, thousands of cases are pending with regarding NH, sir. Sir, in my constituency, Komargiri village is there, sir, in Pitapuram constituency. Sir, surrounding areas are getting, farmers are getting 51 lakhs, but this area is in only 27 lakhs. In these days, day by day, land acquisition cost is rising, sir, land cost. Please do with humanitarian grounds according to your level. And I would like to suggest one issue, sir, regarding arbitration. The collector is saying with arbitration only 30% is there, sir. I know you already said in the answer, sir. Collector is there any? माननीय मंत्री जी. Sir, is there any team for raising the arbitration amount from 30% to 60%? Honorable member, please. Thank you, sir. सम्माननीय स्पीकर महोदय, आपको भी शायद ये पता होगा, आजकल लोग मेरे पास हमारी लैंड रोड में लो मत, अलाइनमेंट बदलो, इसके लिए कोई नहीं आता. मैं हमारी लैंड लो और एमपी साहब आते इधर नहीं, इधर से लाओ, इधर से लेके जाओ. इसका मतलब यह है कि बाजार भाव से भी अच्छी प्राइस मिल रही है, 4 गुना. लोग खुश है. प्रॉब्लम यह है कि कुछ जगह पर लैंड जो होती है ये इसका जो लैंड यूज होता है वो एग्रीकल्चर है कि अर्बन है. तो इंडस्ट्रियल एखादी खड़ी होती है, वो पावर मीटर लेता है, वो बोलता है मेरी लैंड इंडस्ट्रियल है, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड कहता है ये एग्रीकल्चर है. तो एग्रीकल्चर का रेट अलग है, इंडस्ट्री का अलग है, अर्बन का अलग है, फिर उसके डिस्प्यूट होते हैं. ये इसी प्रकार के इशू है. तो मैं आपको एक ही बताऊंगा कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें जल्दी निर्णय नहीं होता है, रेट ज्यादा है. और मैडम आपको बताओ, उत्तराखंड में हमने निर्णय किए और ज्यादा भाव दिए तो हमारे अधिकारियों की फिर इंक्वायरी होकर राज्य सरकार ने रिकमेंड करके सरकार बदल गई. तो हमारे अधिकारियों की इंक्वायरी जब सीबीआई में, तो उनको पूछा गया कि आपने क्यों कोर्ट में अपील नहीं किया, आप चुप क्यों रहे. तो अधिकारी अब सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, वो बोलते निर्णय कैसे करें. तो सब बाजू से थोड़े बहुत समस्या है, पर पब्लिक इंटरेस्ट में और आपकी भावना को लेकर 1 महीने के अंदर इसके ऊपर पूरा सोचकर सब स्टेक होल्डर से बात करके हम कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे और इस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे. Answer of the honorable minister that regarding the payment of compensation. I have a very, you see, in 2013 Act, Land Rehabilitation and Compensation Benefit, etc., that replacing the Land Acquisition Act, the Act came into force. Then the Act was amended when you have come into the power. Now there the compensation principles have been laid down. That's the compensation benefit has been given in the land acquisition cases. Why you are not extending that benefits which have been given in the land acquisition, land in 2013 Act, in the National Highways Act? If that principles have been laid down, then the problem will be resolved. Regarding the determination of the compensation amount is concerned, that's the point. Now, whether anybody is aggrieved or not, that's the later part. They will go on later on arbitration, 220, 30, leave aside all that things. And sir, I tell you one thing. The most important questions in India is now in every compensation matter, any benefit is given, either state government or central government, they are without giving this compensation benefit to the land losers. Okay. They are more willing to go to the High Court and Supreme Court, reduce the litigations.
give the benefits to them. Sir, that's my suggestion. Although it's in the form of an questions I have raised it, but this is a suggestion to you. सर ये अध्यक्ष महोदय 2013 में ये लैंड एक्विजिशन बिल का मैंने ही पेश किया था पार्लियामेंट में। मुंडे नहीं 2015 में 2015 गोपीनाथ मुंडे जी ग्रामीण विकास के मंत्री थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था। बाद में टेम्पररी मैं उस खाते का डिपार्टमेंट का मंत्री था और ये बिल अरुण जेटली जी मैं उस समय हमने बैठकर तैयार किया था। पर आपको एक बात बता दूं, आप कह रहे हो वो भावना बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम कॉम्पेंसेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो इंक्वायरी में ये मामला आता है कि तुमने क्यों एक्सेप्ट किया, तुमने अपील क्यों किया, तुम ज्यादा पैसा क्यों किया, इंटेंशन चैलेंज होता है। अब ये ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है कि कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है और रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और इसलिए हमको राज्य सरकार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें काम करती है राज्य सरकार, हम केवल पैसे यहाँ से लेके बैंक में डिपॉजिट करते हैं। कलेक्टर उनका, काला उनका, कमिश्नर उनका, वही सिस्टम में हमको काम करना पड़ता है। मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ कि एक तरफ कॉम्पेंसेशन के रेट काफी रिजनेबली बढ़ गए हैं। अभी वो तकरार नहीं रही है कि हम किसी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आखिर आपको दोनों बातों से सोचना पड़ेगा। केरल के एमपी यहाँ बैठे, अभी मैं केरल में जा रहा हूँ, अभी हम एक हाईवे बना रहे केरल में, 1 किलोमीटर की खर्चा कितना है? 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। केरल में केरल के मुख्यमंत्री जी ने पहले मुझे मान्य किया कि 50% 25% लैंड का पैसा मैं दूंगा। फिर उन्होंने अभी पत्र लिखा कि मैंने मान्य किया था पर आई एम नॉट इन पोजीशन, मैं नहीं दे सकता। फिर मैंने उनको कहा कि आपका मटेरियल जो है रॉयल्टी फ्री करो, जो स्टेट का जीएसटी उतना एग्जाम करो और सरकारी लैंड दे दो, ऐसा करके मैं कॉम्प्रोमाइज करके मार्ग निकालूंगा। कॉस्ट इज कमिंग 100 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर। आप मुझे बताइए कि देश में पूरा आप ही सब लोग प्रमुख है, पार्लियामेंट सार्वभौम है, अगर हमको रोड भी बनाने हैं तो क्या 100 करोड़ रुपए कर मिल रहा आएगा तो कहां से बना पाएंगे? और इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि बिटवीन द लाइन हमें बराबर मार्ग निकालना पड़ेगा जो टाइम बाउंड होगा, करप्शन फ्री होगा, किसी का स्टेक होल्डर का नुकसान नहीं होगा। मैं आपकी भावना से सहमत हूं और अच्छे इंटेंशन से काम करने के बाद अधिकारी भी अड़चन में नहीं आए तो मुझे लगता है वी विल फाइंड आउट द वे आउट एंड यू गिव मी द